सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। इस बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर की रिहायशी आमिज़ा ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के साथ ताल्लुकात और धमकियां देने का इल्ज़ाम लगा दिया। आमिज़ा कहती हैं बाबर आजम से उनका ताल्लुक उनके क्रिकेट में आने से पहले का है। बाबर आजम उसका मोहल्लेदार और स्कूल फेलो था। उन्होंने कहा कि लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमजा ने दावा किया है कि 2010 में बाबर आजम ने उसे घर आकर प्रपोज किया, जिसे उसने कबूल किया, लेकिन हमारी फैमिलीज के इनकार पर 2011 में बाबर आजम उसे कोर्ट मैरिज के लिए घर से भगा कर ले गया। वो दोनों गुलबर्ग और पंजाब सोसाइटी में किराए के मकानों में रहे। हमजा का कहना है कि बाबर आजम ने हालात के पेश नज़र निकाह करने से मना कर दिया। अब वो शादी का कहती हैं तो बाबर आजम उसे धमकियां देता है। हामिजा का कहना था कि सबूत के तौर पर वीडियोस और मैसेजेस मौजूद हैं। बाबर आजम से मेरा ताल्लुक आज कल से नहीं है। मेरे ताल्लुकात उससे उस वक्त से हैं जब वो क्रिकेट की दुनिया में उसका कोई ताल्लुक नहीं था। मेरी रुदात कुछ इस तरह है कि बाबर आजम और हम एक ही महल्ले में बड़े हुए हैं, इकट्ठे रहते थे और वो मेरा स्कूल फेलो था। सन 2010 में ही प्रपोज टू मी और मैंने उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया और वो प्रपोज़ल उसने मुझे मेरे घर आके ही दिया था। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। हम लोगों ने शादी करने का मतलब प्लान कर चुके हुए थे। बाबर ने और हम दोनों ने अपनी फैमिलीज़ को बताया। बाबर और मेरी फैमिलीज़, हम दोनों की फैमिलीज़ ने हमें साफ इनकार कर दिया। फिर बाबर ने और मैंने कोर्ट मैरिज का फ़ैसला कर लिया। 2011 में बाबर मुझे मेरे घर से भगाकर, मतलब बाबर मुझे खुद अपने घर से भगाकर कोर्ट मैरिज के कहकर मुख्तलिफ जगहों पर किराए के मकान पे रखता रहा। जब मैं उन मकानों में रहती थी, पहले मैं आपको बता दूं, एक मकान जहाँ पे मैं रहाइश पजीर थी वो गुलबर्ग में माडा कॉलोनी में था, गली नंबर 2 में, और दूसरा जो मकान मैं किराए पे रहती रही हूँ वो पंजाब सोसाइटी H ब्लॉक डिफेंस में था। वहाँ पे हम रहते रहे हैं। मैंने बाबर को कई मरतबा उस दौरान इसरार किया कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन बाबर ने मुझे यही कहा हमेशा कि अभी हमारे हालात ठीक नहीं है, थोड़ा वक्त गुजर जाए फिर हम निकाह कर लेंगे। 2014 में से पहले मेरा सैलून, मैंने नौकरी के साथ साथ सैलून बनाया। सैलून मेरा चलता रहा। सैलून से मेरी जितनी इनकम आती थी मैं सारी बाबर आजम को देती थी। बाबर आजम के खाना पीना, कपड़ा, रहाइश, क्रिकेट के जितने एक्सपेंसेस सब मैं अफोर्ड करती रही हूँ। बात करेंगे मुल्तान जलसे के हवाले से। तो मुल्तान में जलसे से पहले ही जलसा हो गया। PDM के कारकुनान ने जलसे की इजाज़त से इनकार पर दमादम मस्त कलंदर कर दिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुन जलसे से कबल ही तमाम रुकावटें तोड़ते हुए कासिम बाग स्टेडियम में दाखिल हो गए। जलसे की तैयारियों के लिए सामान पहुँचा दिया गया। जयालों ने 30 नवंबर तक जलसा गाह में क़याम का ऐलान कर दिया। PDM के मरकज़ी नायब सदर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्तान जलसे के इंतज़ामात पर तबादला ख्याल किया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जलसा हर सूरत कामयाब होगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई, गिरफ्तारियाँ रास्ता नहीं रोक सकती। PDM के मरकज़ी नायब सदर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात की है और इस मुलाकात में मुल्तान जलसे के इंतज़ामात पर तबादला ख्याल किया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जलसा हर सूरत कामयाब होगा। हुकूमत मुल्तान में जयालों के खिलाफ क्रैकडाउन से बाज रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम। बिलावल भुट्टो का कहना है कि ऐसी इत्तलात हैं कि हुकूमत मुल्तान में जयालों के खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहती है। अगर जयालों को कोई तकलीफ हुई तो मुल्क के कोने कोने में एहतजाज होगा। हुकूमत होश के नाखून ले और क्रैकडाउन करने का सोचे भी नहीं। अगर हुकूमत ने जयालों के खिलाफ मुल्तान में रियासती जबर किया तो ये जलती पर तेल के मुतरादिफ होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना यौम तासीस हर हाल में मुल्तान में मनाएगी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से हुकूमत को खबरदार कर दिया गया है। हुकूमत मुल्तान में जयालों के खिलाफ क्रैकडाउन से बाज रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 2 टोक पैगाम दिया है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि ऐसे इतलात मौसूल हुई हैं कि हुकूमत मुल्तान में जयालों के खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहती है। अगर जयालों को कोई तकलीफ हुई तो मुल्क के कोने कोने में एहतजाज होगा। हुकूमत होश के नाखून ले और क्रैकडाउन करने का सोचे भी नहीं। मुल्तान में पीडीएम के जलसे के लिए कासिम बाग स्टेडियम में तैयारियां जारी हैं। हिफाजती हसार और खारदार तारे लगाई जा रही हैं। साउंड सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया है। अमजद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अमजद मलिक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, 30 नवंबर को पीडीएम मुल्तान किला कोना कासिम बाग स्टेडियम में जलसा करने जा रही है, जो कि इंतजामिया की जानिब से इजाज़त बिल्कुल नहीं दी गई थी। साथ ही साथ कंटेनर्स लगाए गए थे तमाम इस स्टेडियम के अतराफ में। आज जो पीडीएम के जो रहनुमा थे और कारकुन वर्कर से बड़ी तादाद में यहाँ पे आए और उन्होंने कंटेनर्स को भी अपनी मदद आपके तहत हटाया और उसके साथ साथ जो खारदार यहाँ पे तारे लगाई गई थी, ताले लगाए गए थे स्टेडियम के बाहर, उनको भी फौरी तौर पर हटाया गया है। और इस वक्त अगर हम बात करते हैं, रात हो गई है, सर्दी में इजाफा हो रहा है, मगर जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं और तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये ग्राउंड है, एक बड़ा ग्राउंड। इस वक्त यहाँ पे कोई लाइटिंग का सिस्टम किया जा रहा है, क्योंकि कंटेनर्स होने की वजह से बड़े जनरेटर्स तो नहीं आ सकते थे, छोटे जनरेटर्स की मदद से कुछ लाइटिंग भी की गई है। इसके साथ साथ पार्टी परचम लगाए जा रहे हैं, साउंड सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है और जो तैयारियां हैं जलसा गाह की, उनको हतमी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ खारदार तारें भी लगाई जा रही हैं, हसार बनाया जा रहा है कि जो बड़े लीडर आएंगे खिताब करेंगे और कारकुन वहां पे बैठेंगे। तमाम तरह इंतजाम जो हैं मुकम्मल हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी साहब, हम इनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा, जलसे तो तैयार हैं, जलसा आप करने जा रहे हैं, ये बताइएगा कि अगर रात को इंतजामिया कोई क्रैकडाउन करती है, क्या उसके हवाले से आप तैयार हैं? और जलसे के हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल जी, आपने देखा कि आज सुबह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वर्कर्स जो है और पीडीएम के वर्कर्स हमारे साथ थे। हमने यहाँ पर जो है वो कंट्रोल संभाला जलसागाह का और उसके बाद हमने काम शुरू किया। और आप अभी देखें कि बाहर कंटेनर लगे हुए हैं, यहाँ पर सामान नहीं आने दे रहे, लेकिन बड़े मुश्किल से हम सामान लेके आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे वर्कर्स आए हुए हैं, हम बिस्तरे भी लेके आए, बोन फायर भी है, यहाँ तक हम रात गुजारेंगे और हम इस जलसागाह का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हुकूमत अगर क्रैक डाउन करना चाहे, वो अपना शौक़ पूरा करे, हमारे पास उसके लिए प्लान मौजूद है। हम अपने प्लान के मुताबिक चलेंगे। हमने पहले भी हुकूमत से कहा था, उन्होंने पेशावर में भी हमें एनओसी नहीं दी, हमने जलसा करके दिखाया। वो इधर भी एनओसी नहीं दे रहे, हम जलसा करके दिखाएंगे। और वो अगर लाहौर में भी नहीं देंगे, हम वहाँ पर भी जलसा करके दिखाएंगे। तो ये देखें, ये पहले कह रहे थे कि हम कंटेनर देंगे, आज हुकूमत जो है वो हमसे एनआरओ मांग रही है और हमने एनआरओ पेशावर में रिजेक्ट कर दिया है और हमने मुल्तान भी उनको एनआरओ देने से माजरत की है कि हम आपको एनआरओ नहीं देते। और आप देखें कि एक बड़ा तारीखी जलसा मुल्तान की तारीख का होगा और कोविड के पीछे ये हुकूमत छुपना चाहती है और कहती है कि आप जलसे न करें। अगर दूसरी तरफ देखें कि हुकूमत के अपने प्रोग्राम हो रहे हैं, आज भी असद उमर जो है वो लड़काना और सिंध में विजिट कर रहे थे। कल तिमरगरा में KPK में जो है वो जलसा हो रहा है जमात इस्लामी का, वहाँ पर इंतजामियों के साथ फुल सपोर्ट कर रही है। तो दोहरा मयार इस हुकूमत का आपके सामने आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद थे और इनका यही कहना था कि जो जलसा है हर सूरत में होगा। अगर इंतजामिया क्रैकडाउन करती है तो इनके पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है और पूरी रात आज कारकुनान भी यहाँ मौजूद होंगे, PDM के रहनुमा भी मौजूद होंगे, बाकायदा बोन फायर होगी, तमाम रात ये कारकुनान जागते रहेंगे, यहाँ पे रखवाली करेंगे स्टेडियम की। और इनका ये कहना था कि 30 नवंबर का जो मुल्तान में जलसा होगा वो ज़रूर होगा, उसमें तारीखी जलसा होगा, कारकुनान भरपूर तौर पे शिरकत करेंगे। जी ठीक है अमजद मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान जाती उमरा पहुंचे, जहां उन्होंने बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से ताज़ियत की। मौलाना फजलुर रहमान ने बेगम शमीम अख्तर के एसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की। इस मौके पर शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान जाती उमरा पहुंचे, जहां उन्होंने बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से ताज़ियत की। मौलाना फजलुर रहमान ने बेगम शमीम अख्तर के एसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे।
भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास में मकबूजा जम्मू कश्मीर पर करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में मकबूजा कश्मीर में भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात मुस्तरद कर दिए गए। करारदाद के मुताबिक मकबूजा कश्मीर की हैसियत में तब्दीली सलामती कौंसिल की करारदादों की तौहीन है। भारतीय इक़दामात का मकसद मकबूजा खित्ते में आबादी का तनासुब तब्दील करना है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में सूरत हाल की निगरानी करे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ख़ुसूसी एलची का तकर्रुर करें। मेडिकल में दाखिले से पहले उम्मीदवारों के लिए एक और इम्तिहान आ गया। उम्मीदवारों को स्पेशल MD केयर टेस्ट से पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। कोरोना की मुस्बत रिपोर्ट्स पर उम्मीदवारों को कल होने वाले स्पेशल MD केयर देने की इजाज़त नहीं होगी। उम्मीदवारों को कोरोना रिपोर्ट NTS की वेबसाइट पर अपलोड करने की हिदायत की गई है। आज रात तक रिपोर्ट अपलोड करने वाले तलबा 13 दिसंबर को दोबारा दाखिला टेस्ट दे सकेंगे। तो इम्तिहानात से पहले ही तलबा के लिए एक और इम्तिहान आ गया है। उम्मीदवारों को स्पेशल MD केयर टेस्ट से पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। कोरोना के मुस्बत रिपोर्ट्स पर उम्मीदवारों को कल होने वाले स्पेशल MD केयर देने की इजाज़त नहीं होगी। उम्मीदवारों को कोरोना रिपोर्ट NTS की वेबसाइट पर अपलोड करने की हिदायत जारी की गई है। आज रात तक रिपोर्ट अपलोड करने वाले तलबा 13 दिसंबर को दोबारा दाखिला टेस्ट दे सकेंगे। कराची के सनती इलाके साइट में गैस प्रेशर सिफर होने के बायस सनतों में पैदावारी सरगर्मियां रुक गई हैं। सदर साइट एसोसिएशन अब्दुल हादी का कहना है कि अगर सनतों को मतलूबा प्रेशर के साथ गैस ना दी गई तो बरामदी ऑर्डर्स मनसूख होने का खदशा है। ज़ायद नरखों पर सनतकारों की रजामंदी के बावजूद गैस की सप्लाई यकीनी नहीं बनाई गई है। कराची के सनती इलाके साइट में गैस प्रेशर सिफर होने के बायस सनतों में पैदावारी सरगर्मियां रुक गई हैं। जैसे हमें साइट इंडस्ट्रियल एरिया में शदीद गैस की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है और हमें काफ़ी कंपनी से ये कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं कि उनकी फैक्ट्रीज़ में गैस प्रेशर ऑलमोस्ट ज़ीरो है पिछले एक हफ्ते से। डिस्पाइट द फैक्ट कि सितंबर के महीने में हमारी काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से, स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर साहब से। उन सारी मीटिंग्स में हमें ये अश्योरिटी दिलाई गई कि अगर हम रेट इंक्रीज़ पे एग्री कर लेते हैं, जो कि पुराना रेट था 786 रुपीज़ पर MMBTU, तो गवर्नमेंट ने हमें कहा कि अगर हम 930 रुपये पर MMBTU पे एग्री कर लेते हैं फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स, जो कि 1 अक्टूबर से लेकर 28 फेब तक का विंटर पीरियड है, तो उसमें गवर्नमेंट LNG मिक्स करके हमें गैस की प्रॉपर सप्लाई को मेक श्योर करेगी। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई और अभी तक हमें गैस की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी शिपमेंट्स लेट हो रही हैं, हमारे एक्सपोर्ट के कमिटमेंट हम पूरे नहीं कर पा रहे वक्त से और इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स कैंसिल होने का भी खदशा है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है और अपील है कि इस मसले को जल्द से जल्द टेकअप करके फ़ौरन इसको हल किया जाए। वज़ीर आज़म का सनती सारिफीन को सस्ती बिजली पैकेज का ऐलान सिर्फ ऐलान ही रहा। इमरान खान के अहकामात पर ताहाल अमल दरामद ना हो सका। सनतों को सस्ती बिजली का नोटिफिकेशन जारी ना किया गया। सनतकारों को बिजली के बिल पुराने निरखों पर ही आएंगे। नेपरा हुकाम के मुताबिक वजारत तवानाई की दरख्वास्त अभी मौसूल हुई है। दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म का सनती सारिफीन को सस्ती बिजली पैकेज का ऐलान सिर्फ ऐलान ही रहा। इमरान खान के अहकामात पर ताहाल अमल दरामद ना हो सका। सनतों को सस्ती बिजली का नोटिफिकेशन जारी ना किया गया। सनतकारों को बिजली के बिल पुराने निरखों पर ही आएंगे। PTV में जाली तालीमी असनाद के हामिल मुलाजमीन की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। PTV हेडक्वार्टर्स के कंट्रोलर एडमिन ने FIA को तहकीकात के लिए ख़त लिख दिया है। PTV में जाली तालीमी असनाद के हामिल मुलाजमीन की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है, जिस पर PTV हेडक्वार्टर्स के कंट्रोलर एडमिन ने FIA को इस हवाले से तहकीकात के लिए ख़त भी लिख दिया है। मरासले के साथ जाली तालीमी असनाद की कॉपियाँ और मुलाजमीन के कवायफ भी FIA को मौसूल हो गए हैं। इब्तदाई तौर पर वसूल होने वाले केसेस पर कॉरपोरेट क्राइम सर्कल में तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। PTV में जाली तालीमी असनाद के हामिल मुलाजमीन की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है, जिस पर PTV हेडक्वार्टर्स के कंट्रोलर एडमिन ने FIA को तहकीकात के लिए ख़त लिख दिया है। समर अब्बास से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। समर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये पाकिस्तान टेलीविज़न में जाली तालीमी असनाद के हवाले से जो मुलाजमीन की मौजूदगी का इंकशाफ था, इस पर FIA ने बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया है।
इब्तदाई तौर पर जो केसेस पर कारपोरेट क्राइम सर्कल में जो तहकीकात का आगाज़ किया गया, इसमें जो जाली दिगर मुलाजमीन के केसेस हैं वो FIA को रवाना किए जाएंगे, जबकि तालीमी असनाद व केसेस का ताल्लुक कराची सेंटर के शोबा एडिटोरियल, ग्राफिक्स और PB से बताया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी ने स्टील मिल मुलाजमीन को बरतरफ करने की मजम्मत कर दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं असद उमर को स्टील मिल्स मुलाजमीन से किया गया वादा याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि असद उमर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए जलसे कर रहे हैं। हुकूमत आटा चीनी बहरान पैदा करके खुद अपने ATM भरना चाहती है। कि हमें तनकीद कि जब अपोजिशन में थे तो मुलाजमीन के साथ खड़े हुए थे, अब हुकूमत में है तो कहते हैं नहीं जी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया जाए, प्राइवेटाइज कर दिया जाए। असद उमर साहब ने खुद ऐलान किया था, गालिबन उसमें आरिफ अलवी साहब भी थे जब इन्होंने ये ऐलान किया था। तो आज असद उमर साहब उस अपने वादे को पूरा कर के 4,500 मुलाजमीन को अब तो बरतरफ कर दिया गया, लेटर इशू हो गए। और मुझे दुख इसलिए होता है कि NCOC के सरबराह असद उमर साहब जो कि हमें तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो खुद आज सूबाई सिंध में सखर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से खिताब कर रहे हैं, टेंट लगा के माशाल्लाह, ये भी नहीं कि ओपन एयर हो, कि ये खुद आर्टिफिशियल बहरान क्रिएट करते हैं ताकि इनकी जो ATMs हैं उन ATMs को ये भर सकें, उनकी तिजोरियों को भर। हुकूमत ने कराची स्टील मिल्स चलाने में नाकामी तस्लीम कर ली। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं स्टील मिल्स चलाने की बहुत कोशिश की, कामयाब ना हो सके। हुकूमत में आने से कबल असद उमर ने स्टील मिल्स मुलाजमीन से खिताब में निजकारी ना करने का वादा किया था और कहा था अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो स्टील मिल्स के मजदूरों को उनका हक दिलाएंगे। असद उमर का कहना था वो हक ना दिला सके तो हुकूमत नहीं मिल्स के मजदूरों के साथ खड़े होंगे। मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा होने जाऊंगा। अब आपसे पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन के हवाले से आपने एक बयान दिया था कि अगर स्टील मिल के मुलाजमीन को निकाला गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब 4,500 मुलाजमीन जो है वो फारिग हो रहे हैं, तो ये सूरत हाल हो गए हैं। बल्कि तो अब ये सूरत हाल कहाँ बैठेगी? आपने वादा किया था उनसे उनको इंसाफ दिलाने का। स्टील मिल का जो हमने वादा किया था, मैं आपको वादा याद दिला दूं, वो ये था कि स्टील मिल को हमने दोबारा फाल करना है और चलाना है। उसके लिए बड़ी मेहनत के साथ उसकी मंसूबाबंदी की गई। चाइना से कंपनी से हमने ऑफर्स भी वहाँ से आई और फिर फैसला हुआ कि इसको एक शफाफ तरीके से बैनुल-अक़वामी कंपनियों को बुलाया जाएगा ताकि वो स्टील मिल को दोबारा फाल कर सके। वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए रोज़गार, बल्कि और ज़्यादा उसकी 10 लाख टन की जो कैपेसिटी थी उसको बढ़ा के 30 लाख टन तक ले जाया जाए। वो बड़ा अच्छा अमल चल रहा था। मोहम्मद मियां सुमरो साहब जो हैं हमारे प्राइवेटाइजेशन के वजीर, वो उस पर काम कर रहे थे। कोरोना की वजह से आपको पता है दुनिया के अंदर मामला जो है वो ज़रा सुस्त रवि का शिकार हो गए। जैसे ही हालात बेहतर होते हैं और बाहर से बैनुल-अक़वामी सरमायाकार आ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला स्टील मिल को जो है दोबारा हम आबाद देखेंगे। ये कहा था कि अपोजिशन से बात करेंगे, अपोजिशन आपसे बात करने को तैयार नहीं। अभी भी जो प्लानिंग एंड कमीशन का जो इजलास हुआ था उसमें अपोजिशन गायब थी, तो आप बताएं कैसे बात करेंगे? अपोजिशन तो आपसे बात करना नहीं चाहती। सर ये अपोजिशन की मर्जी है, वो बात करना चाहें या ना करना चाहें। हमारी तो जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम की है, हम तो काम कर रहे हैं। पहले वो कहते थे इमरान खान बात नहीं करते, अब सारे पाकिस्तान ने देख लिया कि कौन बात नहीं करता। मुल्क भर में बार काउंसिल्स के इंतखाबात में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है। राना जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। राना जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात का मैदान जो है वो आज सुबह 8:30 बजे सजा। पोलिंग के अमल जो है वो 9 बजे शुरू हुआ। आधा घंटा तखीर से जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हुआ। पोलिंग का अमल जो है वो शाम 5 बजे तक जारी रहा। 5 बजते ही पोलिंग का अमल रोक दिया गया। 5:15 पर जो है वो पोलिंग के जो अमल रुका था उस पर गिनती का आगाज़ कर दिया गया। इस वक्त 3 पोलिंग बूथ का जो है वो रिजल्ट इस वक्त हासिल हो चुका है, जिसके मुताबिक चंगेज़ अहमद खान काकड़ 308 वोट लेकर सबसे आगे हैं। इस हवाले से चौधरी अब्दुल्ला इस्लाम ने जो है 195 वोट हासिल किए हैं। मियां अनवारुल हक ने 199 वोट हासिल किए हैं। मैडम आसमा तनवीर रंधावा की जानिब से सिर्फ 33 वोट हासिल किए गए हैं। इसके साथ साथ फ़रूक डोगर की जानिब से 268 वोट हासिल किए गए हैं। हमाद सरवर शाही ने जो है वो 69 वोट हासिल किए हैं। इम्तियाज़ अहमद लूना ने जो है वो 173 वोट हासिल किए हैं। मियां जवेद इकबाल की जानिब से 82 वोट हासिल किए गए हैं। इसके साथ साथ मियां मेहरान ताहिर ने 225 वोट,
और राना मौज़म अब्बास ने जो है वो 202 वोट हासिल किए हैं। चौधरी अकरम खाकसार की जानिब से 157 वोट जो है वो हासिल किए गए हैं। चौधरी इमरान कैंस 12, मोहम्मद जवेद अवान की जानिब से 181 और मज़हर इकबाल की जानिब से 3, मुनव्वर हुसैन संधू की जानिब से 133, राना मुशर्रफ अली की जानिब से 37, कैसर नज़ीर शाही की जानिब से 222 और सकीना चौधरी की जानिब से सिर्फ 73 वोट जो है वो हासिल किए गए हैं। हमारे साथ उस्मान मुस्तफ़ा एडवोकेट मौजूद है। ये ठीक है राना जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में बार कौंसल्स के इंतखाबात में पोलिंग के बाद अब वोटों की गिनती जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क भर में बार कौंसल्स के इंतखाबात के हवाले से वोटों की गिनती जारी है। सिंध बार कौंसिल के इलेक्शन में सूबे की 33 सीटों पर 195 उम्मीदवार मैदान में हैं। कराची की 16 सीटों पर 120 उम्मीदवारों का मुकाबला हुआ है, जबकि इस्लामाबाद बार कौंसिल की 5 नशिस्तों पर 23 उम्मीदवार मदे मुकाबिल हैं। और अब पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है, वोटों की गिनती जारी है। एक एक करके नताइज भी सामने आना शुरू हो गए हैं। मुल्क भर में बार कौंसल्स के इंतखाबात में पोलिंग के बाद इस वक्त वोटों की गिनती का अमल भी जारी है। इस्लामाबाद बार कौंसिल के इंतखाबात के लिए पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। 5 नशिस्तों पर 23 उम्मीदवार मदे मुकाबिल हैं, जबकि 4,500 से ज़ायद वकला ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। वोटों की गिनती जारी है और एक एक करके नताइज भी सामने आना शुरू हो गए हैं। कराची का रुख करेंगे, जहां पर हमारी नुमाइंदा समीन नवाज़ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। समीन नवाज़, अपडेट कीजिएगा, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? वोटों की गिनती जारी है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए कराची सिंध बार काउंसिल की 16 नशिस्तों में से 120 उम्मीदवार आज सामने आए, जिनके दरमियान ये मुकाबला हुआ और जिनके लिए 21,000 से ज़ायद जो लोग थे उन्होंने वोट कास्ट किए हैं। तकरीबन सिंध भर की ये 33 नशिस्तें थीं जिन पर वोट कास्ट होने थे। 33 नशिस्तों के लिए ये मुकाबला था। 195 उम्मीदवार इन 33 नशिस्तों के लिए हमें मैदान में नजर आए, जिनके लिए 21,000 जो लोग थे उन्होंने वोट कास्ट किए हैं और वोट कास्ट करके वकला को कामयाब बनाने की कोशिश करते हुए नजर आए। नताइज की जो बात की गई है वो तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद का वक्त बताया जा रहा है कि 1 घंटा लगेगा इसको मजीद अभी नताइज आने में। अगर पोलिंग की बात की जाए तो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक पोलिंग का वक्त मुकर्रर था और कुछ अफरा तफरी किसी कैफियत हो गई थी कि जो उम्मीदवार थे वो खुद पोलिंग स्टेशन के अंदर चले गए थे, पोलिंग बूथ के अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी अफरा तफरी का सामना करना पड़ा लोगों को और फिर 1 घंटा पोलिंग का बढ़ा दिया गया था और 6 बजे तक पोलिंग का ये वक्त मुकर्रर कर दिया गया था और 6 बजे तक पोलिंग होती रही है, जिसके बाद अब वोटों की गिनती का अमल जारी है और इंतजार है इलेक्शंस के नताइज का कि कब नताइज सामने आ जाएंगे और सिंध बार कौंसिल का कौन मेंबर मुंतखब होगा, इस बात का फैसला अब से कुछ देर में हो जाएगा। कराची की 16 नशिस्तें हैं जिस पर ये इंतखाबात हो रहे थे और 33 नशिस्तें सिंध भर की हैं जिन पर ये इंतखाबात हुए हैं। कुल 195 उम्मीदवार इस वक्त हमें मैदान में नजर आ रहे हैं। जी ठीक है समीन नवाज़, आप हमें कराची से अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। बार कौंसल्स के इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है और इस वक्त जो है वोटों की गिनती जारी है। इस्लामाबाद बार कौंसिल के इंतखाबात के लिए पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। 5 नशिस्तें हैं यहाँ पर, जहाँ पर 23 उम्मीदवार मदे मुकाबिल हैं। अमानत गशकोरी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जानेंगे। अमानत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई बार कौंसिल के जो इलेक्शंस हैं आज उनका इनेकाद किया गया। इस्लामाबाद बार कौंसिल में 23 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने 5 नशिस्तों के लिए वो मैदान में आए और पोलिंग का अमल जो है वो 9 बजे सुबह शुरू हुआ था और 4 बजे तक पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहा। अब जो है पोलिंग का अमल ख़त्म हो चुका है और इस वक्त जो गिनती का अमल है वो जारी है। जो गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज हैं वो आना शुरू हो गए हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक एडवोकेट कमर सब्जवारी जो हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट 1356 वोट लेकर वो पहले नंबर पे हैं, जबकि राजा अलीम खान अब्बासी जो हैं 1249 वोट उन्हें लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इसके अलावा जुल्फ़कार अली एडवोकेट जो हैं 1033 उन्होंने वोट लिए हैं। नसीर अहमद कियानी जो है 985 और आदिल अजीज़ काजी जो हैं 933 उन्होंने वोट लिए हैं और 5 जो उम्मीदवार हैं वो जो है वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल का इंतखाब करेंगे और इंतखाब जो है वो 3 दिसंबर तक जो गिनती का अमल है वो जारी रहेगा और 8 दिसंबर को जो हतमी नताइज होंगे, जो कामयाब उम्मीदवार होंगे, उनके नामों का ऐलान 8 दिसंबर को किया जाएगा।
और अभी जो है जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने के बाद जो कामयाब उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से जश्न मनाया जा रहा है इस्लामाबाद की ज़िलाई कचहरी में, जहाँ पर 10 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए थे और इस वक्त जो है वो जश्न जारी है। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं और आतिशबाजी का भी यहाँ पर मुजाहरा किया गया है इस्लामाबाद बार कौंसिल में। ताहम जो हतमी नताइज हैं वो 8 दिसंबर को जो हैं वो सुनाए जाएंगे। जी ठीक है, अमानत गोशकोरी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में दुआ मंगी अगवा केस में जख्मी हारिस फतेह के इलाज के लिए फंड जमा करने की मुहिम शुरू कर दी गई। फंड्स मुहिम दुआ मंगी और हारिस फतेह के दोस्तों ने शुरू की। हारिस फतेह को 30 नवंबर 2019 को अगवाकारों ने गोली मारी और दुआ मंगी को अगवा करके ले गए थे। कराची से आपको बता रहे हैं, जहां पर दुआ मंगी अगवा केस में जख्मी हारिस फतेह के इलाज के लिए फंड्स जमा करने की मुहिम शुरू कर दी गई। फंड्स मुहिम दुआ मंगी और हारिस फतेह के दोस्तों ने शुरू की, जबकि हारिस को 30 नवंबर 2019 को अगवाकारों ने गोली मारी थी। और आपको अपडेट करेंगे, कराची के इलाके गिजरी में मुबैना पुलिस मुकाबले की तहकीकात जारी हैं। पीटीआई रहनुमा लैला परवीन के ड्राइवर अब्बास का कॉल रिकॉर्ड 24 न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। पुलिस ज़राए ने दावा किया है कि डकैत गिरोह के सरगना गुलाम मुस्तफ़ा और आबिद से अब्बास का फ़ोन पर मुतअद्दिद बार राब्ता हुआ है, तो तहकीकात जारी हैं। कराची के इलाके गिजरी में मुबैना पुलिस मुकाबले की पीटीआई रहनुमा लैला परवीन के ड्राइवर अब्बास का कॉल रिकॉर्ड 24 न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। पुलिस ज़राए ने दावा किया है कि डकैत गिरोह के सरगना गुलाम मुस्तफ़ा और आबिद से अब्बास का फ़ोन पर मुतअद्दिद बार राब्ता भी हुआ है। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीला जानेंगे। समर, बताइएगा मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये जो इब्तदाई तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन की है उसमें ये बात सामने आई है कि जो मुबैना पुलिस मुकाबले में गिदरी फेज़ 5 में मारे गए थे 5 मुल्ज़मान, उनमें से जो मुबैना मुल्ज़म अब्बास है, इसका डकैत गुलाम मुस्तफ़ा और आबिद से मुसलसल राब्ता था। अब्बास पीटीआई के रहनुमा लैला परवीन के ड्राइवर हैं, जबकि इस हवाले से तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि डकैत के जो सरगना था गुलाम मुस्तफ़ा और आबिद से जो है मुसलसल अब्बास का मुतादिद बार फ़ोन पे रब्ता भी हुआ। और इस हवाले से जो मुल्ज़मान हैं वकील अली हसनैन की वीगो गाड़ी भी लेकर घूमते रहे। इस हवाले से तफ्तीशी ज़राए का ये कहना है कि वकील अली हसनैन को भी दफ़ा 109 के तहत शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। MSMU हस्पताल डॉक्टर ताहिर खलील के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंडल समेत तमाम शोबों के सरबराहान ने उनकी खिदमात को सराहा। तकरीब में साबिक MSMU हस्पताल डॉक्टर जाहिद परवेज़, डॉक्टर फ़याज़ अहमद रांझा, डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहिद, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुल्हिका 7 हस्पतालों के MS साहिबान समेत रजिस्ट्रार KEMU डॉक्टर रियासत अली ने शिरकत की। आपको बताते चलें कि MSMU हस्पताल डॉक्टर ताहिर खलील के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया है। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंडल समेत तमाम शोबों के सरबराहान ने उनकी खिदमात को सराहा। तकरीब में साबिक MSMU हस्पताल डॉक्टर जाहिद परवेज़, डॉक्टर फ़याज़ अहमद रांझा, डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहिद, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुल्हिका 7 हस्पतालों के MS साहिबान समेत रजिस्ट्रार KEMU डॉक्टर रियासत अली ने शिरकत की। सीनियर अदाकारा सिमी राहील PTV पर बरहम हो गई। PTV में सिमी राहील को 1400 रुपये का चेक थमा दिया। अदाकारा ने चेक की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सिमी राहील का कहना है कि इतना कम मुआवजा मिलने पर अपनी बेइज्जती महसूस हुई। सिमी राहील ने रवां बरस यौम आज़ादी के एक प्रोग्राम में शिरकत की थी। सीनियर अदाकारा सिमी राहील PTV पर बरहम हो गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।